दिशा क्या है। स्कैटरिंग दैट मीन्स क्या होता है, स्कैटरिंग दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर कोई हमारे पास मैटर रखा हुआ है, कोई मटेरियल रखा हुआ है, मैटर है या फिर कोई पदार्थ रखा हुआ है। यहाँ यदि हम लोग कोई रेडिएशन अगर इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं हमारे पास, लाइट कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पर अभी हम लोग स्पेसिफिक लाइट की नहीं बात कर रहे हैं। कोई भी लाइट अगर हम लोग यहाँ पर अगर स्कैटर्ड हो जाती है, ये लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट की एक मैटर के ऊपर, तो लाइट क्या होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड हो जाती, इसको हिंदी में परिकिरणन बोलते हैं। परिकिरणन यानी क्या होगा, लाइट इस मैटर से टकराकर बिखर जाना, इस दिशा में बिखरने की प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो स्कैटरिंग की जो फिनोमिना है हमारे पास डिफरेंट टाइप से होती है। तो यहाँ पर ये जो विभिन्न प्रकार की स्कैटरिंग होती है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, रमन स्कैटरिंग है, एक तीसरा हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर देखें कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या होता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर हम लोग ये जो मैटर ले रहे हैं इसके ऊपर कोई रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेंज बहुत हमारे पास कोई भी लाइट हो सकती है, एक्सरे, गामा रेज, विजिबल, यूवी, आईआर एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। स्कैटर्ड होने के बाद इसकी वेवलेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आता है। जितनी वेवलेंथ स्टार्ट में थी टकराने के पहले, इस मैटर से टकराने के पहले जितनी वेवलेंथ थी उतनी की उतनी वेवलेंथ होती है। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें वेवलेंथ में कोई वेरिएशन नहीं होता है टकराने के बाद। नियमानुसार तो यहाँ पर क्या होना, कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा पैरामीटर यहाँ हो सकता है कि हमने यहाँ पर सपोज करें कि मैंने यहाँ पर कोई आईआर विजन की कोई लाइट अगर इंसिडेंट करी, मैंने यहाँ से मैटर से यहाँ टकराई और ये वेवलेंथ इसकी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ इसकी चेंज हो जाती है। लेकिन जो वेवलेंथ में जो वेरिएशन है वो इस मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मैटर अगर यहाँ डिफरेंट अगर रख देते हैं तो ये लैम्ब्डा डेज में ये जो वेवलेंथ में वेरिएशन है वह क्या होगा, अलग अलग होता है। यानी हर एक मटेरियल के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्ब्डा डेज का मान अलग अलग होता है पर्टिकुलर एंगल पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रमन स्कैटरिंग के अंदर ये जो वेवलेंथ में जो वेरिएशन होता है वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक लाइट हम लोग यूज करते हैं, आईआर विजन या नियर फार आईआर विजन वाली लाइट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रमन स्कैटरिंग की स्टडी करते हैं। मटेरियल की पूरी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं रमन स्कैटरिंग के द्वारा। उसी प्रकार से थर्ड नंबर आता है हमारे पास जो कि सिलेबस के अंदर है, इसको हम लोग कॉम्पटन स्कैटरिंग कहते हैं। और कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हमारे पास ये जो मैटर है उसके ऊपर हम लोग एक्सरेज डालते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक्सरेज किरणें डाली जाती है। तो जब हम लोग इसके ऊपर एक्सरेज अगर डालते हैं तो एक्सरे इस मैटर से, इस पदार्थ से स्कैटर्ड होकर इस दिशा में चले जाती है और यहाँ पर इसका वेवलेंथ लैम्ब्डा इनिशियल बिफोर स्कैटरिंग है और लैम्ब्डा डेज आफ्टर स्कैटरिंग है। तो एक्सरे की जो लाइट है वह स्कैटरिंग के बाद उसकी जो वेवलेंथ है वह लैम्ब्डा डैश हो जाती है। लेकिन ये जो लैम्ब्डा डैश है वह इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। एंगल अगर अलग अलग है तो लैम्ब्डा डैश का मान अलग होगा। हर एक एंगल पर क्या होगा, आपके पास लैम्ब्डा डैश की वैल्यू है वह अलग अलग आती है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हम अगर देखें तो वेरिएशन वेवलेंथ के अंदर जो जनरेट होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है तो यहाँ पर लैम्ब्डा डैश का मान
अलग अलग होता है। तो उस प्रकार की स्कैटरिंग को या इस प्रकार की स्कैटरिंग को हम लोग कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग की हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हमारे पास ये जो हम रेज यूज करेंगे वह एक्सरे यूज करेंगे, और एक्सरेज जब मैटर से टकराती है, स्कैटर्ड होती है, तो यहाँ पर वेवलेंथ में वेरिएशन आता है, और वो जो मान है वह एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, न कि इस मैटर के ऊपर या और फिनोमिना और पैरामीटर के ऊपर, सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है इसका मान। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम लोग कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सरे लाइट हम लोग इस मैटर के ऊपर इंसिडेंट किया मैंने, तो ये जो एक्सरे है आफ्टर स्कैटरिंग के बाद 2 टाइप के पार्ट में जनरेट होती है। एक तो क्या होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास, ये जो लाइट हमने इंसिडेंट करी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे हमने इंसिडेंट किया वैसा कि वैसा हमें आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पर लाइट जो स्कैटरिंग है उसके अंदर लाइट 2 प्रकार की हमें मिलेगी। एक तो वो लाइट होगी जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, तो वो सीधी निकल जाएगी आगे। क्या होगी आपके पास, ये जो लाइट होगी क्या होगी, यहाँ पर सीधी निकल जाती है, ये जो लाइट आपकी सीधी निकल जाएगी। लेकिन कुछ लाइट क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ में परिवर्तन आ जाता है, उनकी वेवलेंथ में परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए आपने लाइट बहुत सारी इस टाइप से आपने यहाँ पर इंसिडेंट किया, तो क्या होगा, ये तो सीधी निकल जाएगी, तो ये क्या होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुछ क्या होगी, इससे टकराती है, टकराने वाले में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो वेवलेंथ में यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जब हमारे पास लेम्डा वेवलेंथ की एक्सरेज अगर इंसिडेंट करते हैं तो लेम्डा डैश इसकी स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ हो जाती है, यानी हमारे पास लेम्डा डैश का मान है वह क्या होगा, आपके पास इंक्रीज होगा, ये वेवलेंथ का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका मान क्या होगा, यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, वेवलेंथ होगी वह, सॉरी एक मिनट है ना, लेम्डा डैश का मान, ये जो आपके पास लेम्डा डैश, हाँ क्या होगा आपके पास, लेम्डा डैश की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, लेम्डा डैश का मान ज्यादा आएगा, सही। लेम्डा का मान यहाँ पर ये कम आएगा, और यहाँ पर ये लेम्डा डैश का मान अधिक आएगा। यानी यहाँ पर अगर लाइट अगर हमारे पास इस टाइप से है, यानी इस पैरामीटर में है, तो हमारे पास ये जो है वो कैसे मिलेगी हमको, ऐसे ज्यादा वेवलेंथ की मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर ज्यादा वेवलेंथ की मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ आपकी कम है और यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू कम है। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू डैश होगी, तो न्यू डैश लेस देन न्यू हो जाएगी, इसका फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा। यानी स्कैटरिंग के बाद फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आएगा वह क्या आएगा कि स्कैटर्ड होने के बाद ये जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वह लेस हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टडी हमने की है, यहाँ पर कॉम्पटन ने 1923 के अंदर, कॉम्पटन ने इस स्कैटरिंग की स्टडी 1923 में की थी। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग किसी मैटर के ऊपर एक्सरे अगर हम लोग डालते हैं तो ये जो एक्सरे से वह इस एटम के न्यूक्लियस में, हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं। तो इस एक्सरे को हम लोग जब यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है और खुद इस दिशा में चला जाता है। यानी हमारे पास ये जो 1923 में कॉम्पटन ने हमें क्या बताया कि यदि हम यहाँ पर एक्सरे का कोई फोटोन अगर इंसिडेंट करें तो ये जो फोटोन है वह
इस मैटर में से वह ये जो फोटोन है इस मैटर में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर देता है और खुद एक न्यू डेज फ्रीक्वेंसी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर हमारे पास इसको मैं थीटा एंगल से मान लेता हूँ और यहाँ पर ये जो है वह इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल से इस डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो है इनकी जो एक फिनोमिना होती है। इसके अंदर हमारे पास ये जो मोमेंटम है वह वेरी हो जाता है। इसका मोमेंटम हमारे पास होगा h न्यू बाई सी, इसका मोमेंटम h न्यू बाई सी होगा, तो इसका जो मोमेंटम हमारे पास h न्यू बाई सी हो जाता है, h न्यू बाई सी हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो फोटॉन इधर जा रहा है इसको हम लोग एक क्या बोलेंगे आप स्केटर्ड फोटोन है, क्या आपके पास स्केटर्ड फोटोन के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्केटर्ड ये फोटोन है और ये क्या है आपके पास रिकॉइल्ड, या हम लोग इसको प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है फिनोमिना होती है और इनका जो नॉमिनेशन है वो हम लोग इस तरह से देते हैं। तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और यहाँ पर क्या होगा आपके पास स्कैटर्ड फोटोन जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का मास मैं m मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूँ। यहाँ पर जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी आपकी h न्यू डेज हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो वेरिएशन आएंगे वह किस तरह से आएंगे, यहाँ पर हमारे पास लैम्ब्डा डैश है, इस फोटोन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ लैम्ब्डा है तो यहाँ लैम्ब्डा डैश होगा, लैम्ब्डा डैश इधर ग्रेटर आ जाएगा। यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्कैटर्ड के बाद फ्रीक्वेंसी है वह क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फिनोमिना होती है। अब यदि हम इसको अगर मोमेंटम की टर्म में अगर डिफाइन करें तो ये जो आपके पास E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू और c बाई इसको हम लोग लैम्ब्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्कैटर्ड के पहले और स्कैटर्ड के बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्या आएगा आपके पास hc डैश लैम्ब्डा डैश और hc बाई लैम्ब्डा, यानी एनर्जी है वह क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड होने के बाद ये जो वैल्यू है आपके पास एनर्जी है वह लेस हो जाती है। यानी हमारे पास लैम्ब्डा डैश का मान ग्रेटर हो जाएगा, लैम्ब्डा डैश का मान ग्रेटर और फ्रीक्वेंसी में आपकी वैल्यू न्यू डैश कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू है वह फोटोन की स्कैटर्ड होने के बाद चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो यदि हम इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास m0 माने, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और ये क्या आपके पास मूवेबल मास है और उसका मास मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होगा, तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो हमें क्या बताएगा कि हमारे पास ये जो फोटोन आया है स्कैटर्ड होने के बाद उसकी एनर्जी लेस हो जाती है, तो हमारे पास ये जो मास में वेरिएशन आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है E इक्वल्स टू mc² के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये जो हमारे पास एनर्जी लॉस हुई है वह किसके बराबर होगी, m माइनस m0 c² के बराबर होगी। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होता है, उसी प्रकार से हमारे पास सेकेंड जो पार्ट है वह मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर मैं एक बार
पुनः ये डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, फोटोन हमने इंसिडेंट किया है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फोटोन चला जाता है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाता है एक पर्टिकुलर एंगल फाई से, और ये जो फोटोन है वह थीटा एंगल से इस दिशा में स्कैटर्ड हो जाता है और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन हमारा किधर चला जाता है, इस डायरेक्शन में चला जाता है। इसका हमने मास m माना है, इसका मास m माना है। यहाँ पर आपके पास एनर्जी है h न्यू डेज है। अब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वह किस तरह से लागू होगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है वह यहाँ पर फोटोन हमने इंसिडेंट किया तो इसका जो मोमेंटम होगा वह मोमेंटम p इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। यहाँ पर हम लोग इसको फोटोन की टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, h न्यू बाई c होगा इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम क्या आएगा आपके पास, h न्यू बाई c। कैसे होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें हम लोग। तो E इक्वल्स टू हमारे पास h न्यू होता है, E इक्वल्स टू h न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है, c बाई लेमड़ा होता है, c बाई लेमड़ा होता है। यहाँ पर hc और लेमड़ा बराबर होता है हमारे पास h बाई p। लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है, h बाई p। ये हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। लेमड़ा इक्वल्स टू h बाई p होता है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये जो मोमेंटम की वैल्यू है मेरे पास h न्यू बाई c आ जाएगा। ये जो मोमेंटम का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, h न्यू बाई c। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ये जो फोटोन है वह इंसिडेंट कर रहे हैं तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, h न्यू बाई c होगा। स्कैटर्ड होने के बाद इसका जो मोमेंटम है वह h न्यू डेज बाई c हो जाता है, h न्यू बाई c हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वह mv होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वह mv होगा। अब यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हम लोग बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग की दो पैरामीटर में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो इसका मोमेंटम h न्यू डैश आया हमारे पास, h न्यू डैश बाई c, इसके हम कंपोनेंट की बात करते हैं, इसके हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट की बात अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं मैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन में इसका जो है ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइट। तो मेरे पास इसका मान साइन से निकलेगा, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ से h न्यू डैश बाई c इंटू साइन फाई, इसका मान कितना आएगा आपके पास, साइन थीटा के बराबर आएगा। तो और इसका मान कितना आएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आधार है, ये क्या है, आधार है। आधार के लिए मेरे पास क्या लगेगा, cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। तो इससे हम लोग किसका निकाल सकते हैं, बेस का मान h न्यू डैश बाई c इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान आ जाएगा। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम mv है उसका ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आएगा साइन वाला mv और साइन फाई होगा। इसी तरह से इस मोमेंटम का यानी इलेक्ट्रॉन का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा मेरे पास, ये वाले कंपोनेंट का मान मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी mv और साइन फाई, इसका मान क्या आएगा आपके पास, साइन फाई आता है। अब ये तो मेरे पास स्कैटर्ड होने के बाद
ये जो फोटोन है उसके मोमेंटम के कंपोनेंट और ये जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसके मोमेंटम के कंपोनेंट आ जाते हैं। अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट आए हैं उन्हें हम क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इनको हम लोग सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, ये जो आपके पास स्कैटर्ड होता है वह स्कैटरिंग, हमारे पास स्कैटरिंग जो है वह स्कैटरिंग के पहले वाला मोमेंटम और स्कैटर्ड होने के बाद वाले मोमेंटम की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है ये इन द सेम डायरेक्शन में मोमेंटम की बात करें और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम की बात करें। हम लोग दो चीजों में हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करेंगे कि एक तो क्या है, इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम की बात करें। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी, और इन द सेम डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी। इन द सेम डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी। इन द सेम डायरेक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन द, हाँ एम बी क्या आएगा आपके पास, ये एम बी, या आधार वाले में क्या आएगा, आधार वाले में कॉस, ऊपर वाले में तो मैंने सही लिखा था, नीचे वाले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो नीचे में क्या आएगा आपके पास cos फाई, आधार में ये आपके पास ये राइट एंगल बनेगा तो राइट एंगल में ये आधार बनेगा, तो आधार के लिए एम बी कॉस फाई क्या आएगा आपके पास एम बी कॉस फाई, और लंबवत के लिए परपेंडिकुलर के लिए लंबवत के लिए साइन, साइन में लंबवत मतलब परपेंडिकुलर का मान हम लोग निकाल सकते हैं और कॉस में आधार का मान। क्लियर, चलो ठीक है। तो अब हमारे पास ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू सही होगी। अब ये जो है हम दो डायरेक्शन में हम मोमेंटम की बात करें तो इसके अंदर हम इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन में बात करें तो इन द सेम डायरेक्शन में ये जो फोटोन का मोमेंटम होगा वह क्या आएगा आपके पास, जितना ये है उतना इसका जो मान है। अब स्कैटर्ड होने के बाद इन द सेम डायरेक्शन में मोमेंटम कौन कौन होंगे, एक तो हमारे पास मोमेंटम जो हमारे पास आएगा कौन सा होगा, ये वाला और प्लस ये वाला, इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों का क्या आएगा आपके पास जोड़ होगा। इन दोनों का जोड़ मतलब एच न्यू डेज बाई सी कॉस थीटा और एम बी कॉस फाई के बराबर। इसका मान किसके बराबर आएगा, दोनों के जोड़ के बराबर। यानी मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी आपके पास एच न्यू डेज और क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा और प्लस एम वी कॉस फाई, एम वी कॉस फाई, यहां से एच न्यू डेज बाई सी कॉस थीटा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन में कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। अब हम परपेंडिकुलर की अगर बात करें, क्योंकि ये फोटोन परपेंडिकुलर में तो जा नहीं रहा है, परपेंडिकुलर में जा नहीं रहा है, तो इंसिडेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो। इंसिडेंट मोमेंट, ये जो फोटोन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेकिन मेरे पास स्कैटर्ड होने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आती है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं इनकी अगर बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या मान आएगा, स्कैटर्ड होने के बाद मोमेंटम क्या आएगा आपके पास साइन फाई, साइन थीटा क्या आएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा और ये कहाँ में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा। तो ये जो वैल्यू है एच न्यू डेज साइन थीटा में से किसको घटा दूंगा मैं, इस वाले वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा जो कि मेरे पास कहाँ है, ये अपोजिट है। तो एम बी साइन फाई, एम बी साइन फाई मेरे पास आ जाता है। तो यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एच न्यू डेज बाई साइन थीटा और इसको मैंने एम वी और साइन फाई। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको एक इक्वेशन नंबर में दे देता हूं, फर्स्ट नंबर दे देता हूं और इसको
इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड जो भी देना चाहो वो हम लोग दे सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको इस तरह से मैंने यहाँ जो हमारे पास ये जो वैल्यूज हमारे पास आती है वह इसको मैंने थोड़ा सा वेरी किया, मैंने एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डेज बाई सी, और क्या कर लिया मैंने इसको कॉस थीटा, और इक्वल्स टू क्या कर लूँ मैं इसको एम बी कॉस फाई कर लेता हूँ, एम बी कॉस फाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी आ गई, सेकेंड नंबर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें, इन दोनों क्या करूं मैं स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। तो स्क्वायर करके अगर जोड़ दूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, एम बी एम स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 आ जाती है। 1 अगर आती है तो उस कंडीशन में मेरे पास इसको भी होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया पेज यहाँ पर ले लेता हूँ। ये जो मान हमारे पास आएगा वह किस तरह से होगा, तो मैंने क्या कर दिया, उधर से स्क्वायर कर दिया, तो एम बी स्क्वायर, और इधर वाले को पूरे का होल स्क्वायर किया मैंने, किधर वाले से ये जो हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट आया उसको भी मैं पूरा होल स्क्वायर करूंगा। तो ये देखो यहीं से समझ लीजिए इसको, एच न्यू बाई सी इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होगा, क्या होगा ये माइनस 2ab, माइनस 2ab होगा। तो इसको क्या करूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो उधर वाला पार्ट हमारा ये बच जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट आपके पास बचेगा एच न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर और बाय सी स्क्वायर माइनस, और फिर कॉस भी बचेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस 2ab, क्या आएगा आपके पास 2ab, तो h न्यू बाय न्यू डेज बाय c, और ये कॉस थीटा, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर मेरी बचती है। क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ गया, ये मैंने होल स्क्वायर किया, क्या किया मैंने इसका होल स्क्वायर, और जोड़ के मेरे पास दूसरी तरफ से भी एक इक्वेशन टर्म आएगी मेरे पास, ये जो दूसरी तरफ से भी क्या आएगी आपके पास, ये देखो इसका भी होल स्क्वायर ऐड किया ना मैंने इसको, इसमें इसको ऐड किया, तो इसको होल स्क्वायर किया, तो ये होल स्क्वायर करके ओपन कर लिया मैं, और प्लस ये भी आएगा क्योंकि होल स्क्वायर करके इनको मैंने जोड़ा है। तो सेकेंड वाला पार्ट भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, और ये एच न्यू डेज सी, और इसका पूरे का ये स्क्वायर नहीं है होल स्क्वायर, और क्या जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये सेकेंड वाली टर्म आ गई। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर न्यू डेज स्क्वायर, और बाय क्या जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर है सी स्क्वायर, और इन दोनों में मेरे को ये कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेम, तो इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू डेज और कॉस थीटा मेरे पास बचा रह जाएगा। और यहाँ से मेरे पास ये जो राइट टर्म है ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सी स्क्वायर को कहाँ ले जाके रख सकता हूं, यहाँ पर, और यहाँ से ये सी स्क्वायर को गायब कर सकता हूं। तो इस प्रकार से मेरे पास ये जो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाती है। तो ये मैंने इसको फर्स्ट और सेकेंड नाम दे दिया था, इसको मैं थर्ड नाम दे देता हूं। तो इस प्रकार से मेरे पास यह वैल्यूज आ जाती है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, कहाँ पर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन मैंने एनर्जी वाली निकाली थी, ये वाली एनर्जी कौन सी है आपके पास, ये वाली एनर्जी वाली, हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको उठा के वहां पर ले चलें, इसका मान वहां पर हम लोग रख देते हैं। तो ये जो वैल्यू है
सीधी उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, यानी उस इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो वहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यह ध्यान से देखिए। अब वहां से मेरे पास ये जो एनर्जी वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कहाँ से, एनर्जी वाली इक्वेशन से। ये जो एनर्जी वाली इक्वेशन है वहां से मैंने निकाल लिया mc², यानी सिंपल सा है h न्यू माइनस h न्यू डैश, और क्या करा मैंने यहाँ से m0c², यानी इस चीज को उधर ले जाके रख दिया, इसको उठा के उस तरफ रख दिया और इसको वहीं के वहीं रख दिया। तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको भी क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं। क्या करूं मैं, इसको अलग टर्म ले लेता हूं और इसको एक अलग टर्म ले लेता हूं, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा मेरे पास m²c⁴। अब इसको जो मैंने सॉल्व किया है वह कैसे किया, ध्यान से देखिए। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया मैंने। यहाँ से h² बाहर हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, ये का स्क्वायर न्यू डैश और 2 माइनस न्यू डैश हो जाएगा, और प्लस क्या बचेगा मेरे पास m0² और c⁴, ये a² और b² हो गया, और प्लस 2ab आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 2ab, तो न्यू माइनस न्यू डैश और क्या जाएगा m0c² लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये जो इक्वेशन क्या बन गई, ये 2m हो गया और m0²c, क्लियर। तो इस प्रकार से मेरे पास ये इक्वेशन मेरी तीसरी थी, इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, फोर्थ इक्वेशन नाम दे देता हूं। अब मेरे पास ये जो कौन सी इक्वेशन है, ये जो थर्ड है, थर्ड में से क्या करूं, फोर्थ को मैं माइनस कर देता हूं। थर्ड में से क्या करूं मैं, फोर्थ को माइनस कर देता हूं। थर्ड में से फोर्थ का अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू है वो इसमें से माइनस होगी, क्या होगी, इसमें से माइनस होगी। और दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, कौन कौन माइनस होगा, इधर भी ये चीज सारी माइनस होगी। तो मेरे पास यहाँ जो माइनस वाली टर्म है वह किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पर मैं इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप। इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊंगा, इसको उठा के इस तरफ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। तो सबसे पहले माइनस वाली टर्म हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ से ये जो वैल्यूज आपकी आएगी वह किस तरह से होगी, आपके पास m² न्यू² c² माइनस m² और c⁴ हो जाएगा, इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखो, ये वाली ये टर्म से गायब हो गई, ये माइनस है क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं। उसी तरह से मेरे पास कुछ टर्म और यहाँ से क्या होगी, माइनस होगी। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो मेरी बचेगी, ये वाली टर्म भी मेरी एज इट इज यहाँ पर क्या होगी, बच जाती है। अब यहाँ से मेरे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास वैल्यूज है 2h² न्यू डैश है। अब यहाँ से मेरे पास ये जो मैंने माइनस किया है, यहाँ से ये देखो, इसको यहाँ से ये जो न्यू, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये भी मेरी वैल्यू क्या होगी, कहीं ना कहीं यहाँ से ये न्यू² से ये कट जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास क्या बचेगी, 2h² न्यू डैश और 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, और माइनस, क्योंकि इसको मैं माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसमें, माइनस, तो ये माइनस वाली टर्म मेरे पास यहाँ पर बच जाएगी, m0 c² और न्यू माइनस न्यू डैश, ये टर्म मेरे पास बचेगी। और इसको उठा के मैंने कहाँ रख लिया, यहाँ पर रख लिया, m0² और c⁴ को उठा के मैंने यहाँ पर रख लिया। कहाँ ले जाके रख दिया, मैंने सिर्फ इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये जो है
यहाँ से मेरे पास मैंने जो कॉमन निकाला, क्या निकाल लिया मैंने, यहाँ से एच स्क्वायर न्यू डेज कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से मेरे पास कहाँ से, ये वाली टर्म में से ये वाला मेरे पास एच स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मेरे पास यहाँ ये वाला माइनस क्या होगा, माइनस किया मैंने इसको तो मैंने माइनस, तो ये तो प्लस में बदल गया, ये वाला माइनस है एज इट इज, तो ये माइनस ये प्लस आ गया, तो ये मेरे पास प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। इट इज वेरी क्लियर। और दूसरा क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से ये वाली टर्म मेरे पास बची रहेगी, यहाँ से मेरे पास ये वाली टर्म क्या होगी, एज इट इज मेरे पास बची हुई है, क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस है, क्या है आपके पास, यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है वो काय में है, माइनस, और यहाँ पर 2 है, ये 2 बचेगा ना, ये 2 बचा हुआ, तो ये 2 वैल्यू 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये सिंप्लीफिकेशन होता है और बाकी सारी चीजें क्या होगी आपकी, ये वाली टर्म आपकी इससे कट जाएगी। तो इस तरह से ये मेरे पास सारा माइनस किया था कैंसिल हो गया, तो ये कट गया और ये मेरे पास क्या हो गया, बच जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये सॉल्यूशंस आता है। अब मैं इधर वाले की बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या सॉल्यूशंस आएगा। ये जो आपके पास एक हमारे पास रिलेशनशिप होता है कि m इक्वल्स टू एम नॉट बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। ये रिलेशनशिप हम लोग मूवेबल बॉडी जो होती है उसके मास के रेफरेंस में इसकी डेफिनेशंस दी जाती है, इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। यदि मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूँ, क्या करूँ मैं, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, m बाई एम नॉट का मान निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लूँ मैं यहाँ से, और स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर देता हूँ, तो क्या जाएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा मेरे पास एम नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें अब ध्यान से देखिए आप, इसमें से क्या होगा यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है वह यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ, एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या करूँ मैं, ये जो मेरे पास है मेरे पास काय में कन्वर्ट हो गया, 0 वाला, इधर वाली टर्म मेरे पास बची हुई है, तो इधर वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। इधर वाली जो टर्म बची मेरे पास क्या बचेगी, 2h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेज, और क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस 2m नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेज, और इधर वाला क्या आ गया आपके पास 0 में कन्वर्ट हो गया। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से मेरे पास ये जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, 0 हो जाती है, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से मेरे पास ये जो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी क्या करूं मैं, इसको इधर कर देता हूँ, इक्वल्स टू के इधर, इक्वल्स टू के इधर, तो इक्वल्स टू बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास एच स्क्वायर है, क्या आपके पास एच स्क्वायर है, और इधर से भी मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, इधर से यहाँ से मेरे पास, इधर ध्यान से देख लीजिए आप, ये एच स्क्वायर, यहाँ एच है, क्या आपके पास एच स्क्वायर है, और इधर क्या मेरे पास, यहाँ जो वैल्यू है 2m नॉट सी स्क्वायर एच है इधर, और इधर क्या है 2h स्क्वायर, क्या है न्यू, मैंने इसको उल्टा लिख दिया था पहले, 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डेज 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डेज। क्लियर, तो ये हमारे पास बचता है, तो यहाँ से मेरे पास ये एक एच कट जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास एच अपॉन ये जो है m नॉट सी होल स्क्वायर, इसमें से मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक सी को यहाँ ला रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा मेरे पास न्यू माइनस न्यू डेज
और इसके बट्टे में क्या लिया हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ न्यू डैश, और यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, सी बचेगा, मल्टीप्लाई में सी बचेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बचेगा, यहाँ से न्यू बाय न्यू, या यूँ कहूँ कि मैं 1 बाय न्यू डैश, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय न्यू लिख सकता हूँ, और इनटू सी है, सी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर न्यू बराबर सी बाई लेमड़ा होता है, तो ये लेमड़ा डैश ऊपर चले जाएगा और सी से कॉमन निकल जाएगा, तो सी वाला क्या हो जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, लेमड़ा डैश आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास लेमड़ा डैश का मान है वह कितना होता है एम नॉट सी, और कितना आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट, यानी आपके पास ये जो हमने स्कैटरिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वेवलेंथ लेमड़ा था, यहाँ पर लेमड़ा डैश था, तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि ये जो डेल लेमड़ा है यानी लेमड़ा माइनस लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा, इसका जो मान है सिर्फ वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में ये जो वेवलेंथ में वेरिएशंस आता है वह कितना होता है, h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है। यह हमेशा हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर ये जो डेल लेमड़ा का मान है वो इस मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ये फाई के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किसी भी इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस की हम लोग स्टडी करते हैं। ये कॉम्पटन शिफ्ट का मान मेरे पास आता है। तो स्पेशल केसेस के अंदर मान लो सपोज करें कि हमारे पास ये जो कॉस थीटा आया है उसका मान यदि मैं क्या रख देता हूँ +1 रखूँ या फिर -1 रखूँ, इसका मान यहाँ से यहाँ तक वेरी होता है। तो हमारे पास इसका जो मान है डेल लेमड़ा का मान आपके पास क्या होगा, उस कंडीशन में मेरे पास इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसमें वेरिएशन 100% आएगा और पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आएगा मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यानी वेवलेंथ का मान इसमें कम होता है, वेवलेंथ का मान बढ़ता है, वेवलेंथ का मान बढ़ जाता है। ये वेवलेंथ का मान ज्यादा रहता है, यहाँ वेवलेंथ का मान ज्यादा होता है और यहाँ कम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कि इसकी प्लस अगर 1 है तो यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये तो 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि -1 आएगा। अगर मान लीजिए +1 आता है तो 0 हो जाएगा, और अगर -1 आता है तो कितना 2h नहीं, डबल हो जाएगा। क्या होगा आपके पास, डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात है मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही साथ हमारे पास ये जो इंसिडेंट की जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, कि भी कभी भी ये मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपके पास, ये जो एंगल पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये चीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो आपकी चेंज हो गई होगी, ठीक है। दो ही हमारे पास मेन यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है, एक तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सपोज करें हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेकर चल रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू मान लीजिए 180 डिग्री है, थीटा बराबर क्या है 180 डिग्री है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी क्या आएगी आपके पास, -1,
cos थीटा का 180 पर कितना होता है -1। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो डेल लेमड़ा आएगा वो मैक्सिमम आएगा, डेल लेमड़ा का मान मैक्सिमम आएगा। उस कंडीशन में मेरे पास ये जो फार्मूला आएगा आपके पास, यानी यहाँ 2 होगा, -1 रख दिया तो 2h/m0c। तो यदि मैं इसके मान अगर रख देता हूँ, जैसे कि प्लांक कोफिशिएंट नियतांक का मान कितना होता है 6.6 × 10⁻34 होता है। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 10⁻9.1 × 10⁻31 और इसकी जो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 484 लगभग इतना मान आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये जो मैक्सिमम वेरिएशन है इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है वेरिएशंस आता है। ये तो हम लोग नगण्य मानकर हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको काउंट में लेते हैं, यानी लेमड़ा डैश और ये लेमड़ा, तो ये जो इन दोनों में जो अंतर आता है, इन दोनों की वेवलेंथ में अंतर आता है कब मैक्सिमम कंडीशन पे। मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम तो क्या मालूम और छोटा वैल्यू आएगा इसका। अगर मान लीजिए क्या रख दूं मैं थीटा = 90 डिग्री रख देता हूँ, थीटा = 90 डिग्री रख देता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे पास इसका जो डेल लेमड़ा का मान है सारी वैल्यू रखने के बाद 0.0242 एंगस्ट्रॉम के लगभग आएगा, यानी इसकी तुलना में जस्ट आधा। यदि हम लोग एंगल जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी हम लोग यहाँ मेजर करें, लेमड़ा डैश कहाँ पर मेजर करें यहाँ पर, तो उस कंडीशन में इतना आएगा। और एंगल अगर छोटा कर दें तो इसमें वेरिएशंस और कम आता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्वांटम स्कैटरिंग के अंदर वेवलेंथ में कितना परिवर्तन आता है। अब यदि हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि ये जो फोटोन है हमारे पास या ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा किस दिशा में जाएगा, अगर उसका मान अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो 10φ, यानी हमारे पास जो ऊपर की इक्वेशन है उनको क्या करें आप लोग डिवाइड कर दें mv sin φ और बाई क्या निकाल लूँ मैं यहाँ से ये जो m न्यू और बाई cos φ। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको क्या करूँ मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू आई है ऊपर वाली वो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर h/c और साइन थीटा और y ये आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर h/c -h/c और cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और थीटा का मान कितना रख दूं मैं यहाँ पर, अगर मान लो कि 90 डिग्री पर हम लोग एज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो रिजल्ट आएगा वो लेमड़ा डैश आएगा। कहाँ आएगा आपके पास लेमड़ा डैश आता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, फाई का मान हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास लेमड़ा डैश का मान बहुत कम है तो इसका मान ज्यादा आएगा, इसका मान क्या आएगा यानी फाई, यानी कोई एंगल आएगा, एंगल की कोई एक वैल्यूज आएगी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इसके डायरेक्शन को हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वांटम इफेक्ट कंप्लीट होता है।